हरिओम मित्रों, आप सभी का हिंदी बाय गणेश अकेडमी में स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य से संबंधित आदिकाल का टॉपिक लेकर आए हैं। यह आदिकाल का शॉर्ट नोट्स है। यह सभी परीक्षाओं को उपयोगी है। यूजीसी नेट, जीआरएफ, सेट, पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम हिंदी उपयुक्त जितने भी परीक्षाएं हिंदी से संबंधित है सभी के लिए उपयोगी है। महत्वपूर्ण शॉर्ट नोट्स। चलिए आज शुरुआत करते हैं आदिकाल से। आदिकाल का समय है संवत 1050 से 1375 तक। आदिकाल का समय है संवत 1050 से 1375 तक। अब चलते हैं आदिकाल को विस्तार से पढ़ते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में लगभग 8वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी के मध्य तक के काल को आदिकाल कहा जाता है। आदिकालीन साहित्य 5 रूपों में मिलता है। पहला सिद्ध साहित्य या नाथ साहित्य, दूसरा जैन साहित्य या रास साहित्य, तीसरा अपभ्रंश साहित्य, चौथा लौकिक साहित्य और पांचवा है गद्य साहित्य। पांचवा गद्य साहित्य। आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। पहला रसो चरित्र कवि या कथा कवि, कवियों की प्रधानता। दूसरा मुक्तक एवं प्रबंध कवि की रचना। तीसरा संदिग्ध प्रामाणिकता। चौथा वीर तथा श्रृंगार रस की प्रधानता। पांचवा ऐतिहासिकता के साथ कल्पना का संयोग। छठा सिद्ध जैन नाथ संप्रदाय द्वारा धार्मिक काव्य रचना। सातवां छंदों की विविधता। आठवां लोक साहित्य की रचना। नौवां कल्पना की अधिकता। दसवां प्राकृत अपभ्रंश डिंगल तथा पिंगल भाषा का प्रयोग। 11वां युद्धों का सजीव चित्रण। रसो शब्द की उत्पत्ति। रसो शब्द की उत्पत्ति कौन से विद्वान किससे माना है वो यहाँ पे डिस्कस हुआ है। चलिए देख लेते हैं। घासदास ताशी ने रसो शब्द की उत्पत्ति राजसूय से माना है। आचार्य शुक्ल ने रसायन से माना है। नंदुलारे वाजपेयी ने रास से माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासक से माना है। आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य। आदिकाल में हिंदी साहित्य के समानांतर संस्कृत और अपभ्रंश साहित्य की रचना हुई है। आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य की कवियों की रचनाएं। यहाँ पे जितना कवि और उसकी रचना सब आदिकाल से संबंधित है। जोयेंदु छठी सती, इसका ग्रंथ है परमात्मा प्रकाश, मुक्तक काव्य और योगसार। यह ग्रंथ जोयेंदु का है। स्वयंभू 8वीं सदी। स्वयंभू का ग्रंथ है पाउम चरिऊ, इसमें पद्मचरित और राम काव्य का वर्णन है। स्वयंभू की दूसरी रचना है रिठ नेमी चरिहू। स्वयंभू की तीसरी रचना है नाग कुमार चरिहू। स्वयंभू छंद। स्वयंभू का चौथा रचना है स्वयंभू छंद। पाउम चरिहू राम काव्य के कारण स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। स्वयंभू को जैन परंपरा का प्रथम कवि माना जाता है। स्वयंभू का स्थिति काल 8वीं शताब्दी 783 ईस्वी निर्धारित किया जाता है। पाउम चरिहू रचना में भगवान राम के चरित्र का वर्णन किया गया एवं इस रचना को डॉक्टर भयानी ने अपभ्रंश की रामायण कथा एवं स्वयंभू को अपभ्रंश की वाल्मीकि कहा। रिठ मैनी चरिहू रचना में कृष्ण के चरित्र का वर्णन किया गया है। पाउम चरिहू अपभ्रंश का प्रथम कड़वकबद्ध रचना है जिसमें 7 चौपाई प्लस 1 दोहा है। पाउम चरिहू में 12,000 श्लोक है। इनमें 5 कांड एवं 90 संधियां हैं। इनमें से 83 संधियां स्वयंभू के द्वारा तथा 7 संधियां उनके पुत्र त्रिभुवन द्वारा रचित मानी जाती है। स्वयंभू के अनुसार पदहरिया बांध के प्रवर्तक चतुर्मुख नामक कवि माने जाते हैं।
तीसरा कवि को लेकर आते हैं पुष्पदंत। इसका समय 10वीं सदी है। इसकी रचनाएं महापुराण है। नय कुमार चरहू नाव कुमार चरित्र, जैसे हर चरहू यशधर चरित्र। कोश ग्रंथ महापुराण में इन्होंने कृष्ण लीला का वर्णन किया, इसलिए अपभ्रंश का व्यास कहा जाता है। ये शैव थे, परंतु बाद में अपने आश्रयदाता का अनुरोध से जैन हो गए। इनका स्थिति 10वीं शताब्दी माना जाता है। यह प्रारंभ में शैव मत अनुयायी थे, किंतु बाद में यह आश्रयदाता के अनुरोध से जैन पंथ स्वीकार कर लिया। पुष्पदंत की महापुराण रचना में 63 महापुरुषों सालक पुरुषों के जीवन घटनाओं का वर्णन किया गया। शिव सिंह सेंगर ने इनको अपभ्रंश का भावभूति कहकर पुकारा। महापुराण रचना के कारण इनको अपभ्रंश का व्यास भी कहा जाता है। ये स्वयं को अभिमान मेरु कहा करते थे। धनपाल, चौथा कवि धनपाल। इसका समय है 10वीं सदी। भविष्यत कहा, भविष्यदत्त कथा एक बनिए की कहानी का वर्णन है। पांचवा कवि देवसेन। देवसेन की रचना श्रावकाचार है, 933 ईस्वी। सवाई धाम दोहा। डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार हिंदी का पहला काव्य ग्रंथ लघु नयचक्र कौन सा है? श्रावकाचार है। देवसेना का ग्रंथ लघु नयचक्र है। देवसेना का ग्रंथ दर्शन शास्त्र। देवसेना का ग्रंथ तत्वसार। देवसेना का ग्रंथ भाव संग्रह। चतुर्मुख कवि। स्वयंभू ने चतुर्मुख को पद्यबंध का प्रवर्तक और सर्वश्रेष्ठ कवि कहा। सातवां कवि मुनीराम सिंह। इसकी रचना है पाहुट दोहा, 11वीं सदी। इस रचना में इंद्रियां सुख एवं अन्य सांसारिक सुखों को निंदा की गई तथा त्याग, आत्मज्ञान और आत्म अनुभूति को महत्व दिया गया। आठवां कवि है मुनि कनकमार। इसकी रचना है करकंड चरहू, 11वीं सदी। नौवां ग्रंथ है वीर। नौवां कवि है वीर। इसकी रचना है जम्बू समी चरहू, 11वीं सदी। इसकी रचना है श्रृंगार वैराग्य परक चरित्र कवि। 10वां कवि जिनदत्त सूरि। इसकी रचना उपदेश रसायन रास, 1143 ईस्वी। जिनदत्त सूरि की रचना काल स्वरूप कुलक। जिनदत्त सूरि की रचना चरचरी। 12वां कवि है अब्दुल रहमान। इनका स्थिति काल 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध एवं 13वीं शताब्दी का पूर्वार्ध काल निर्धारण किया जाता है। संदेश रासक एक खंड काव्य है जिसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी के विरह की कथा वर्णित है। इनको अद्धमान के नाम से भी जाना जाता है। अब्दुल रहमान किसी भी भारतीय भाषा में रचना करने वाले प्रथम मुस्लिम माना जाता है। संदेश रासक श्रृंगार का भी परंपरा की सर्वप्रथम रचना भी मानी जाती है। 12वां कवि है सोमप्रभा सूरि। इसकी रचना है कुमार पाल प्रतिबोध, 1184 ईस्वी। चंपू कवि है। 13वां कवि है शालिभद्र सूरि। इसकी रचना है भारतेश्वर बाहुबली रास, 1184 ईस्वी। मोनी जिन विजय के अनुसार जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ है। बुद्धि रास, 1184 ईस्वी। 1184 ईस्वी। शालिभद्र सूरि की रचना पंच पांडव रास, 1253 ईस्वी। 14वां कवि है हेमचंद्र सूरि। इसका जन्म 1085 और मृत्यु 1172 ईस्वी। इसकी रचना है कली काल सर्वज्ञ, कुमारपाल चरित्र, हेमचंद्र शब्द अनुशासन। यह ग्रंथ हेमचंद्र सूरि का है। देशी नाम माला ग्रंथ हेमचंद्र सूरि का है। छंद अनुशासन ग्रंथ हेमचंद्र सूरि का है। योग शास्त्र ग्रंथ हेमचंद्र सूरि का है।
हेमचंद्र सूर्य का स्थिति काल 12वीं शताब्दी निर्धारित किया जाता है। यह गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह और उनके भतीजे कुमारपाल के आश्रय में रहे थे। जयसिंह का समय था 1150 से 1199 संवत। उनके भतीजे कुमारपाल का समय 1199 से 1230 संवत। हेमचंद्र सूर्य की रचना सिद्ध हेमचंद्र शब्द अनुशासन एक बड़ा भारी व्याकरण ग्रंथ। इसमें संस्कृत, प्राकृत एवं अवृत तीनों भाषाओं का समावेश किया गया है। अवरंश को उदाहरण में इन्होंने पूरे दोहे या पद्धति उद्धृत किए हैं। अकिस्मा कवि असगु, इसकी रचना चंदन बाला रास 1200 ईस्वी। खंड काव्य करुण रस की रचना है यह। असगु कवि की रचना जीव दया रास 1200 ईस्वी। 22वां जिन धर्म सूर्य की रचना जम्मू स्वामी रास 1200 ईस्वी। जिन धर्म सूर्य की रचना अस्तुल भद्र रास 1209 ईस्वी। 23वां कवि है विनय चंद्र सूर्य, इसकी रचना नेमिनाथ चतुष्पादिका 13वीं शताब्दी। 25वां लेखक कवि राजशेखर सूर्य, इसकी रचना नेमिनाथ फग्गू 13वीं से 14वीं शताब्दी। 26वां कवि है सुमति गनी, इसकी रचना नेमिनाथ रास 1213 ईस्वी। नेमिनाथ चरित्र का वर्णन है इसमें। 27वां कवि है विजय सेन सूर्य, इसकी रचना रेवंत गिरिरास 1231 ईस्वी। 28वां है जिन पद सूर्य, इसकी रचना धूमि भद्दा फाग 1243 ईस्वी। 29वां लेखक जैन आचार्य मैरीतुंग, इसकी रचना प्रबंध चिंतामणि 1304 ईस्वी। रसो साहित्य की प्रमुख विशेषताएं। पहला, यह साहित्य मुख्यतः चरण कवियों द्वारा रचा गया है। रसो साहित्य की रचनाओं में चरण कवियों द्वारा अपने आश्रयदाता के शौर्य में ऐश्वर्य का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है। तीसरा, रसो साहित्य रचनाओं में ऐतिहासिकता के साथ साथ कवियों द्वारा अपनी कल्पना का समावेश किया गया है। चौथा, इन रचनाओं में युद्ध व प्रेम का वर्णन अधिक किया गया। 5वां, इन रचनाओं में वीर व श्रृंगार रस की प्रधानता है। 6ठा, इन रचनाओं में डिंगल और पिंगल शैली का प्रयोग हुआ है। 7वां, इनमें विविध प्रकार की भाषाएं एवं अनेक प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है। 8वां, इन रचनाओं में चरण कवियों में संकुचित मानसिकता का प्रयोग देखने को मिलता है। 9वां, रसो साहित्य की अधिकांश रचनाएं संदिग्ध एवं अर्ध प्रमाणिक मानी जाती है। प्रमुख रसो ग्रंथ कहिए या कविता कहिए। रसो कवि परंपरा के दो रूप मिलते हैं, प्रबंध एवं वीरगीत। प्रबंध का सर्वप्रथम ग्रंथ खुमांड रस्सो है एवं वीरगीत कवि परंपरा के सर्वप्रथम ग्रंथ विशलदेव रस्सो है। खुमांड रस्सो ग्रंथ है दलपति विजय का है, 9वीं शती प्रबंध काव्य है। नल्हा सिंह की रचना विजयपाल रस्सो 11वीं शती के बाद यह वीरगीत है। तीसरा, विशलदेव रस्सो ग्रंथ नरपति नल्हा की है, 12वीं शती वीरगीत है। लेखक नरपति नल्हा, रचना का समय 1155 विक्रम संवत। इसका प्रधान रस श्रृंगार है। इसका काव्य स्वरूप मुक्तक है। इसमें कुल छंद 128 है। माता प्रसाद गुप्त ने इसकी 128 छंदों की एक प्रति संपादन किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार वीरगीत परंपरा का प्राचीनतम ग्रंथ विशलदेव रस्सो है। इसकी नायिका राजमती है। इसका नायक विशलदेव तृतीय है। इसका विभाजन 4 खंडों में किया गया। प्रथम खंड में राजमती और विशलदेव का विवाह का वर्णन, दूसरे खंड में विशलदेव के उड़ीसा चले जाने का वर्णन, तीसरा खंड में राजमती के विवाह वर्णन को दर्शाया गया है। चौथा खंड
चौथा खंड में विशलदेव और राजमती का पुनः मिलन, इसमें राजस्थानी, ब्रज और मध्य देश की भाषा का प्रयोग हुआ है। इसकी रचना शैली पिंगल मानी जाती है। हिंदी में 12 मासा का सर्वप्रथम वर्णन इसी ग्रंथ में हुआ है। यह एक विरहपरक संदेश काव्य है। इसमें अजमेर के राजा चौहान विशलदेव तथा राजा भोज की पुत्री राजमती के विवाह, वियोग और पुनः मिलन की कथा का वर्णन है। हिंदी में सर्वप्रथम 12 मासा वर्णन इसी में मिलता है। यह प्रधान श्रृंगारी काव्य है। चौथा कवि चंद्रवरदाई, इसकी रचना पृथ्वीराज रसो, 12वीं शती का ग्रंथ है। पृथ्वीराज रसो, लेखक चंद्रवरदाई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि चंद्रवरदाई हिंदी का प्रथम महाकवि है। पृथ्वीराज रसो हिंदी का प्रथम महाकवि है। यह प्रबंध पिंगल शैली में लिखा गया ग्रंथ है। इस ग्रंथ में पृथ्वीराज चौहान के शौर्य, वीरता के अलावा संयोगिता के साथ उनकी प्रेम की कहानी का सुंदर वर्णन मिलता है। इसमें 69 सर्ग 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग मिलता है। इसके प्रमुख छंद कवित, दोहा, तोमर, तोटक, गाहा और आर्या छंद कवि छपैया छंद के विशेषज्ञ थे। कैमास वध प्रसंग इसी ग्रंथ में है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे सुखी संवाद कहा है। डॉक्टर बुलर ने 1875 ईस्वी में जैनक के पृथ्वीराज विजय के आधार पर इसे अप्रमाणिक घोषित किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यह पूरा ग्रंथ जाली है। मिश्र बंधुओं के अनुसार हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि चंद्रवरदाई को ही माना जा सकता है। नरोत्तम स्वामी के अनुसार यह मुक्तक रचना मानी जाती है। पांचवा कवि भट्ट केदार, इसकी रचना है जयचंद्र प्रकाश, 12वीं शती या वीरगीत प्रबंध काव्य है। छठा जयमयंक जस चंद्रिका, यह मधुकर कवि की रचना है। इसकी समय है 12वीं शती मध्य, प्रबंध काव्य अपर्याप्त है। सातवां जगनिक की रचना परमाल रसो या अल्लाखंड, 13वीं शती। कुछ पुस्तकों में इसका समय 16वीं से 17वीं शती माना जाता है। रणमल छंद ग्रंथ श्रीधर का है, 14वीं शती। 9वां सारंगधर की रचना हमीर रसो है, 1357 ईस्वी, अपभ्रंश भाषा में। माधव दास चरण की रचना राम रसो, 1618 ईस्वी। दयाल कवि की रचना राना रसो, 1619 ईस्वी। जला कवि की रचना बुद्धि रसो है। दयाल कवि की 2 रचना है। पहला राना रसो 1619 ईस्वी और दूसरा है जल्हा कवि बुद्धि रसो। दोनों अलग अलग है, अलग कवि है, ऊपर अलग कवि है। जल्हा कवि की रचना बुद्धि रसो। लक्ष्मीधर की रचना प्राकृत पिंगलम, 14वीं सदी है। 14वीं सदी है। पृथ्वीराज रसो की प्रामाणिकता पृथ्वीराज रसो ग्रंथ को प्रामाणिक माना है श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, मोहनलाल, विष्णुलाल पांडे, कर्नल टंडे, ये सभी पृथ्वीराज रसो को प्रामाणिक ग्रंथ मानते हैं। अप्रामाणिक मानने वाले में पृथ्वीराज रसो ग्रंथ को अप्रामाणिक मानने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल, देवी प्रसाद, कविराज श्यामल दास, गौरी शंकर, हीराचंद, ओझा, बुल्लहर, मुरारी दानी, ये सभी पृथ्वीराज रसो ग्रंथ को अप्रामाणिक मानते हैं। और अर्ध प्रामाणिक मानने वाले विद्वान में मुनि जन विजय, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, डॉक्टर दशरथ ओझा, ये सभी पृथ्वीराज रसो को अर्ध प्रामाणिक मानते हैं। मित्रों, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से आगे पढ़ाएंगे
आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा। हरि ओम।